Hello class first year. So we are going to start counting equation. In your accountancy book, this is the first chapter in numerical portion. Okay. So this is accounting equation. As you heard in last video means about the assets and liabilities and the capital. So assets, liability and capital का relation ही accounting equation होता है. Means all assets will be equal to liability plus capital. Means capital also a liability. That's why means just we separate them, liability and capital. So अकाउंटिंग इक्वेशन इस बेसिस पर चलता है. अभी आपको सबसे पहले जो याद रखने का है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स A इक्वल्स टू L प्लस C, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अब इन वर्ड्स को और हम अच्छे से जान लेते हैं इन द नेक्स्ट पेज. नाउ टर्न. यस, all businesses have three parts of their financial makeup. Financial makeup means whatever they have. So number one is that is assets. Assets means the thing or property that the company owns. We call these things. Means anything whatever you are using in the business. Means any kind of property that is engaged in business. कोई किसी भी टाइप का जो किसी भी टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिजनेस में अगर इन्वॉल्व है तो उसको एसेट्स कहा जाता है. वर्ड चेंज हो गया है. अभी तक आप जैसे प्रॉपर्टी सुनते आए थे कि ये प्रॉपर्टी है किसी की या आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें आप अपनी लैंड देखते हैं, हाउस देखते हैं, शॉप्स होती हैं और मशीनरीज हो सकती हैं, जनरेटर सेट्स हैं, बाइक, स्कूटर्स, कार्स, कुछ भी. आपका एक जो स्कूल बैग है जो आपको पेरेंट्स ने दिलाया है आपके लिए, वो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है ना. अब जब हम इसको बिजनेसेस के तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, अब इससे बाहर निकल आइए. जब एक कंपनी की बात आप देखते हो तो वहाँ पे एसेट्स कही जाती हैं ये सारी चीज़ें, चाहे वो लैंड हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीनरीज हैं, कैश बैंक में है या लिक्विड कैश रखा हुआ है नोट्स एंड कॉइन्स में, करेंसी में, ठीक है. और सभी चीज़ें जितने भी इक्विपमेंट्स मीन्स दीज आर एंगेज्ड इन बिजनेस, वो सभी प्रॉपर्टी जो है वो एसेट्स बोली जाती हैं. राइट. सेकंड नंबर पे एसेट्स समझ में आ गया. एसेट्स मतलब जो भी बिजनेस ओन कर रहा है उसके पास जिसका जो भी उसके ऑनरशिप में है, मालिकाना हक जो कहते हैं ना, बिजनेस का जो है वो सब उसके एसेट्स है. मीन्स यहाँ तक कि उसकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं दे ऑल्सो आर द एसेट फॉर द बिजनेस. वो भी उसके एसेट्स हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसके, है ना. रिसोर्स वर्ड ज़्यादा सही है वैसे यहाँ पे समझने के लिए. अभी क्लास 10th में आपने रिसोर्सेज पढ़ा है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में. तो रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास जिनसे वो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो सभी एसेट्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग. राइट. दूसरा नंबर आता है लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ मीन्स वट एवर इज़ टू बी पेड. जो भी कुछ दिया जाना है वो लाइबिलिटी होती है. जो भी आपको पे करना है किसी को, मीन्स आपको देना है, आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको पे करें, तो वो बिजनेस में लाइबिलिटीज़ बोली जाती हैं. राइट. एंड द नेक्स्ट नंबर इज दैट इज ऑनर्स इक्विटी. ऑनर्स इक्विटी मीन्स कि ऑनर्स फंड, जो यहाँ पर हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं या जो बुक्स में आपकी यूज़ होता है वो होता है कैपिटल. इस ऑनर्स फंड को भी कैपिटल कहते हैं. अब कैपिटल वो पैसा होता है जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो. एक ऑनर है, कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो उस कैपिटल के थ्रू बिजनेस में जो मतलब जो अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट लगा रहे हैं, वो कैश में हो सकता है, वो बिल्डिंग में बिल्डिंग की तरह से हो सकता है, मशीनरी की तरह से हो सकता है और किसी भी तरह से हो सकता है. ठीक है. मीन्स वो भी एक तरीके से एक एसेट जो अब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी गई है. तो वो स्टार्टिंगली जब ऑनर के
एस्पेक्ट से देखी जाती है तब उसको कैपिटल कहा जाता है कि कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, क्या बिजनेस की कैपिटल है 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख रुपीस का मतलब हुआ बिजनेस स्टार्ट होने का अमाउंट, कैपिटल हो गई वो उसकी, ठीक है। और इस पर ही ऑनर क्लेम कर सकता है। क्लेम करने का मतलब है कि देखो यहाँ पर एक एस्पेक्ट समझने की ज़रूरत है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो सेपरेट एंटिटीशिप स्टार्ट हो जाती है, माने ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट अलग अलग एंटिटी मीन्स एग्जिस्टेंस मीन्स बॉडी गिने जाते हैं। मीन्स ये समझो आप कि ऑनर ने इन्वेस्ट किया पैसा, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो अब बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, वो अलग हो गया है, उसका एक नाम होगा, वो रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। इसलिए इसको इसलिए आर्टिफिशियल बॉडी कहा गया। अब ऑनर उससे अलग हो गया है, ऑनर ने बिजनेस को पैसा दे दिया, बिजनेस में लगा, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब ये जो पैसा ऑनर ने लगाया है ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ऑनर को वापस करे। क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये टू सेपरेट एंटिटीशिप है, मीन्स ऑनर अलग हो गया और बिजनेस अलग हो गया। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें ऑनर सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और घर पे बैठे हैं, उनके जितने भी और एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने किसी को सीईओ एमडी बनाया हुआ है और वो उस बिज़नेस को चला रहे हैं, या फिर ऑनर खुद उसमें इन्वॉल्व है और वो उस बिज़नेस को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा वो कैपिटल है, और कैपिटल लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए कि वो ऑनर को रिटर्न करे। द क्लेम ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस टू द एसेट्स आफ्टर द लायबिलिटी आर पेड, वी कॉल दिस क्लेम ऑनर्स इक्विटी और जस्ट इक्विटी और जस्ट कैपिटल। जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो कैपिटल है, आपके यहाँ बुक में जनरली कैपिटल वर्ड ही यूज होगा। इज इट ओके? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट। लायबिलिटी का डिस्क्रिप्शन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से एक और बार इसको अच्छे से स्टडी करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। लायबिलिटी मीन्स अकाउंट्स पेएबल, जो भी आपको देना है, नोट्स पेएबल, टैक्स पेएबल, वेजेस पेएबल, सबके आगे पेएबल है, जो भी कुछ देना है वो लायबिलिटी है, सिंपल सी बात है। जो मेरा नहीं है, जो मुझे देना है वो लायबिलिटी है, राइट। इसके बाद आती है बात नेक्स्ट नंबर पे एसेट्स की। एसेट्स को का अभी इंट्रोडक्शन आपको दिया है। कौन कौन सी एसेट्स हैं भैया? कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, व्हीकल्स हैं, स्टोर्स, सप्लाइज, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, लैंड एंड notes receivable. All the things that are engaged in business means all properties will be called assets. Done? अब इक्वेशन स्टार्ट करने का टाइम है। So this is the equation, means assets equals to liability plus equity, and you can use the other word here, this is capital. बस ये याद रखना है हमेशा, एसेट्स कितनी भी हों, चाहे वो कैश है, फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो सभी इस कॉलम में आएंगे, राइट। उसके बाद लायबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बिल पेएबल्स हो सकते हैं, और कैपिटल हो सकता है, ठीक है। वो इधर दूसरे साइड में इक्वेशन के तरह से, जैसे अभी तक आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो एसेट्स इक्वल्स टू, एसेट्स किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। एसेट्स हमेशा ये इक्वेशन बैलेंस ही रहेगा, ये कभी भी मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अप एंड डाउन में नहीं रह सकती, दे शुड बी इक्वल। और अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कि आपके क्वेश्चन में जब आपने अटेम्प्ट किया था तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। और डबल एस्पेक्ट पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे उनका दोनों पर असर होगा, ठीक है। मीन्स वो एसेट साइड में भी नोटेबल होगा और लायबिलिटी साइड में भी नोटेबल होगा। अगर नहीं है तब भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी,
मीन्स एक बार अगर एसेट्स में ऐड हुआ और माइनस हो गया तो मीन्स ख़त्म हो गई बात, एसेट्स ज़ीरो। इक्वेशन अब भी बैलेंस है। अगर एसेट्स में ऐड हुआ है तो इधर भी ऐड होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये अभी ट्रांजेक्शन्स में आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये किस तरह से ट्रीट होते हैं, राइट। तो अभी आपके लिए पहली चीज़ जो आपको इक्वेशन याद करने का है वो क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी मीन्स कैपिटल, राइट। नाउ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया गया है, यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। एसेट्स कार को दिखाया है $5,000, राइट। और लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन है आपके ऊपर 4,000 रुपीज़ का, और इक्विटी मीन्स ऑनर का कैपिटल 1,000 रुपीज़ है, तब जाके एक एसेट तैयार हुई है, राइट। मीन्स आपने 4,000 का लोन लिया होगा बैंक में से, ठीक है, ये बैंक का पैसा है, और ये इक्विटी मीन्स कैपिटल लगाई है ऑनर ने, तब इक्वल होकर एक एसेट आपके पास तैयार हुई, दैट इज़ अ कार, दैट मे बी अ मशीनरी, दैट मे बी एनी इक्विपमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट। तब एसेट जो है प्रिपेयर हो जाती है। इज इट ओके? तो यहाँ पे इक्वेशन क्लियर काफ़ी हद तक हो गई है। मीन्स एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी मीन्स कैपिटल। इज इट ओके? सो नाउ मूव। एक और इक्विटी को बनाने के लिए क्लास फर्स्ट ईयर में इतने वैसे सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन आपको बस जानना ज़रूरी है। समटाइम्स वी एक्सपेंड द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द ऑल द इक्विटी components, that is called expanded accounting equation। एक्सपेंडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन आपके कोर्स में एक दो क्वेश्चन में हैं वैसे, लेकिन जनरली नहीं है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी हो जाता है। तो इक्विटी में ऑनर्स कैपिटल माइनस ऑनर्स विड्रॉवल, ऑनर्स ने कैपिटल कितना लगाया और उसने विड्रॉ कितना कर लिया, मीन्स विड्रॉ निकाल लिया पैसा कितना बिजनेस में से, रेवेन्यू कितना अर्न हुआ उसे, पैसा बचा कितना, और उसने एक्सपेंसेस कितने कर दिए, माइनस कितना एक्सपेंस कर दिया, ये सभी मिलकर भी इक्विटी को बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर इनकम और इंक्रीज और डिक्रीजेस को शो कर दिया गया है। मीन्स इक्विटी इज द ऑनर्स क्लेम ऑन एसेट्स इन द बिजनेस। इक्विटी इज composed of 4 parts that either increase or decrease equity, right। कैसे कैसे इक्विटी डिक्रीज होगी, मीन्स कैपिटल डिक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल मीन्स व्हाट द ऑनर पुट्स इनटू द बिजनेस। पहली चीज ये जो है, ऑनर ने जितना भी बिजनेस में कैपिटल पुट किया मीन्स लगा दिया है पैसा, तो वो इंक्रीज कहा जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। विड्रॉवल्स, व्हाट द ऑनर टेक्स आउट ऑफ द बिजनेस, जितना भी पैसा उसने अपने बिजनेस में से निकाल लिया मीन्स माइनस हो जाएगा। रेवेन्यूज, व्हाट द कंपनी रिसीव फ्रॉम सेल, सेल करती है कंपनी, कुछ भी बेचेगी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, तो उसको पैसे मिलेंगे, तो मिलेंगे तो भैया प्लस। सिंपल से, बहुत सिंपल है। कॉमर्स जो है वो इतना जेन्युइन वे है ना, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन वे है। और मैंने जब कॉमर्स लिया था या उससे पहले ही बचपन से मैं एक लेबोरेटरी की तरह से काम करना चाहता था कि एक लैब होनी चाहिए मेरे पास, कुछ करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल वे होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कॉमर्स लिया और उसको लेने के बाद समझ में आया ये दुनिया, पूरी दुनिया हमारी लेबोरेटरी है, पूरी दुनिया हमारी लेबोरेटरी है। कॉमर्स शुरू हो जाती है हर जगह, जहाँ जहाँ पैसा वहाँ वहाँ कॉमर्स है ना। तो वी आर लकी ऑन अर्थ, वी आर द पार्ट ऑफ कॉमर्स। सो एक्सपेंसेस मीन्स जब आप माइनस करवा देते हैं, ठीक। एक्सपेंसेस कौन से, जब आप कंपनी पे करेगी भैया, कुछ भी माइनस तो हो गई, जब आप पे करोगे तो आपके पैसे तो कम हो ही गए, राइट। तो ये तरीका है, राइट। नेक्स्ट नंबर, अब अकाउंटिंग इक्वेशंस को शुरू करने का टाइम आ गया है कि वो बनती कैसे हैं। बातें बहुत सारी हो गई हैं, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कब कहते हैं आप, जब किसी भी ट्रांजैक्शन का, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी, किसी भी ट्रांजैक्शन का जब डबल एस्पेक्ट मीन्स दोनों साइड पर उसका इफेक्ट होगा। दोनों साइड का मतलब होगा कि एसेट्स पर भी, लायबिलिटी और कैपिटल पर भी,
ठीक है, या फिर सिर्फ एसेट्स में ही जो सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, या फिर सिर्फ लाइबिलिटी साइड में ही सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो डबल एस्पेक्ट्स पे उसका असर पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, अब ये फंक्शंस हैं, ये आप अपने नोटबुक्स पे ज़रूर नोट कर लीजिए कि एसेट्स इक्वल्स टू टोटल इक्विटी। इक्विटी के प्लेस पर आप कैपिटल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही आप क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। CAPITAL, कैपिटल, यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया था, जैसे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, वो इक्विटी और कैपिटल में कन्फ्यूज़न ना लें। एसेट्स इक्वल्स टू क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, राइट। क्रेडिटर कौन है? जिसको पैसे देने हैं, आपसे जो पैसे लेगा, बिजनेस में जो पैसे लेगा वो क्रेडिटर है। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड हैं, वैसे आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए, ये आगे हम क्योंकि जब इनका यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, राइट। ये है डेटर, डेटर पढ़ते हैं इसको, DEBTOR, डेटर। डेटर मीन्स इस पर्सन से आपको रिसीव करना है, ठीक है, मतलब ये आप हमें रिसीव करना है, इससे हमें मिलेगा पैसा। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? इसको पे करना है, हमें देना है पैसा इसको, है ना। रिसीव फ्रॉम डेटर होगा और पे टू क्रेडिटर होगा। इज इट ओके? रिसीव फ्रॉम डेटर और डेटर रिसीव किससे होगा? डेटर से, और पेड किसको होगा? क्रेडिटर को। ये आर है, ये पी है, याद हो गई बात। डेटर से क्या करोगे? रिसीव करोगे, क्योंकि आपने कुछ भी क्रेडिट में सेल किया होगा इसको, या लोन दे दिया होगा, किसी भी तरह से है, हमें जिस भी पर्सन से पैसा लेना है, हमारा पैसा है उसके ऊपर, तो वो हमारा कौन है? डेटर है, ठीक है, हमारी एसेट है, क्योंकि पैसा उसके पास है भैया हमारा, हमें देगा वो, ठीक। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे मशीनरी देनी हो उसे, या पैसे इनकम करके देनी हो, कहीं से कुछ भी देना हो, वो हमारा डेटर कहलाएगा, राइट। और उसके बाद आती है बात क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर का मतलब है कि हमने भैया उससे उधार में बिजनेस करा होगा। क्रेडिट में लिखते हैं ऑन क्रेडिट बिजनेस लिखते हैं जब आप उधार में बिजनेस करते हो, तो उससे हमने उधार में बिजनेस किया होगा, तो उसको हमें पैसे देने हैं, ठीक है। पे, हमें पे करना है तो क्रेडिटर है, हमें रिसीव करना है तो वो डेटर है, राइट। इज इट क्लियर टू यू? अब इक्वेशंस को नोट कर लीजिएगा। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये आप अंडरस्टूड हैं, क्लास 10th स्टूडेंट इस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। जब तीन एस्पेक्ट होते हैं तो तीनों एक दूसरे से रिलेट इस तरह से करते ही हैं, राइट। अब नेक्स्ट नंबर आता है जब पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन और उसका एग्जाम्पल देखने का, ठीक है। आप इसको बनाते कैसे हैं? देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं, दिस इज ये कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट से प्रेस्क्राइब्ड होते हैं अकाउंट्स, उनके फॉर्मेट्स जो हैं, फॉर्मेट का मतलब होता है कि ये लाइंस के कॉलम्स जो देख रहे हैं आप, ये बॉक्सेस कितने बड़े बनेंगे, कहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये गवर्नमेंट से प्रेस्क्राइब्ड है। गवर्नमेंट की एक ऑथेंटिक बॉडी है जो इस चीज़ को क्लियर करती है, ठीक है। वो आगे आने वाले अकाउंट्स के लिए है। ये मैनुअल वे में होता है, कोई भी एक जनरल स्मॉल बिजनेसमैन कैन जस्ट ड्रॉ इट एज पर इट्स कन्वीनियंसेस, है ना, अपनी सुविधा के हिसाब से वो बना सकता है इसको। तो इसलिए ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये मैनुअल फॉर्मेट होता है। मीन्स अब हम अपनी मर्जी से इसके प्लेसेस को बदल सकते हैं। अगर आप इसे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट करना चाहते हैं, तब भी ठीक हो जाता है। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करना चाहते हैं, तब भी ठीक होता है। दोनों ही तरीक़ों से ये ठीक माना जाएगा। बस शर्त इसी बात की है कि एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। आपको ये जो ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में मिलते हैं लिखे हुए,
राइट। ये जो नंबर 1 देख रहे हैं आप, ठीक है, ये नंबर 1 है। इसमें लिखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस, मनु ऑनर हो गया बिजनेस का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है? 50,000 रुपीज़ से। ठीक है, हमने एक इक्वेशन लिख ली थी, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। कैसे लिखी थी? एसेट्स प्लस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको फॉर्मेट को पूरा नोटबुक पे बना लेना देख के अच्छे से। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अच्छी बड़ी स्क्रीन पे ये ठीक से दिख जाएगा, ठीक है। या फिर आप पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको अवेलेबल की जा सकती हैं, राइट। तो फर्स्ट एंट्री में देखो क्या हुआ है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ में मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश में, जैसे इसमें कैश में हुआ है तो कैश आता है। अब वो कैश, जब अभी आपको कई बार बोला गया इस बात को कि जितने भी रुपए से बिजनेस स्टार्ट होगा वो बिजनेस की कैपिटल कही जाती है। क्या कही जाती है? बिजनेस की कैपिटल कही जाती है। जितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट होगा मीन्स एनी सम ऑफ अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल, राइट। तो आप एंट्री जब आप करते हैं तो पहले तो आप ये पूरे ये पढ़ लेते हैं, हम इधर का पोर्शन छोड़ दीजिए। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000, क्योंकि ये क्वेश्चन में मिलने वाले हैं ना पॉइंट, सारे जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं यही क्वेश्चन होगा आपका। बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद है फर्नीचर, बॉट फर्नीचर फॉर 500 रुपीज़। फर्नीचर आपने खरीद लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स जो वर्ड है हमारे यहाँ पे वो स्टॉक के लिए यूज़ होता है। गुड्स, GOODS, क्या होता है? गुड्स, GOODS। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो हमें बिजनेस में यूज़ करना है, ठीक है। GOODS, गुड्स। वो सारा स्टॉक, इसको स्टॉक ही बोल सकते हैं आप, स्टॉक भी वर्ड यूज़ करेंगे आप तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो स्टॉक ही यूज़ हुआ है, स्टॉक। तो गुड्स भी कह सकते हैं आप, स्टॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो गुड्स मतलब कि रॉ मटेरियल, और स्टॉक मीन्स वॉट एवर इज़ टू बी सेल, मीन्स इट इज़ प्रिपेयर्ड टू सेल और इट इज़ रेडी टू सेल, वो स्टॉक हो जाता है। तो काफ़ी मतभेद हैं। और वैसे एक और यहाँ पर जो हम इंडिया जैसी कंट्री में प्रॉब्लम आती है वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में आती है ना। एक सेम ही वर्ड होता है, उसको अमेरिकन में, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ बोलते हैं और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें कुछ और बोल रहे हैं, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न हमारे यहाँ चलता रहता है, उससे आपको बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। तो गुड्स आपने परचेस किए होंगे। मान लो कि कंपनी जो है वो नोटबुक्स ही बनाती है, ठीक है, नोटबुक्स बनाने का काम करती है। नोटबुक बनाती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करेगी, लुगदी लेगी वो कहीं से, कहीं ना कहीं से पेपर बनाने के लिए, है ना, उसको। और पेपर बनाने के बाद उनको प्रिंट भी करेगी, लाइंस बनती हैं आपके पेपर्स पे जो नोटबुक्स होती हैं। फिर उसमें बीच में पेन या फिर थ्रेड से उसको टाई किया जाएगा, उसके ऊपर एक कवर आएगा, उस कवर पे प्रिंट होगा। इन सब के लिए हमें कोई जो है रॉ मटेरियल चाहिए और मशीनरी चाहिए। तो उसने गुड्स परचेस कर लिए हैं 4,000 रुपीज़ के। फिर सेल किया है, सेल किया है तो भैया कॉस्ट जो थी 500 रुपया थी, ठीक है, लेकिन बेचा 700 रुपये में है, ठीक। मतलब 500 में उसकी कॉस्ट थी, 500 रुपये का सामान था, 700 में तो बेचोगे तभी तो कुछ मतलब फ़ायदा कमा पाओगे 200 रुपीज़ का, वरना तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इक्वेशन में यहाँ पे लिखा हुआ मिले कॉस्ट, ठीक, और आगे लिखा मिलेगा एक प्राइस, ठीक। ये हो सकता है कि डायरेक्ट ही मिल जाए 700 का जैसे, ठीक है, तो उसमें कॉस्टिंग नहीं दी हुई होगी। तो अगर एक ही अमाउंट लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा अमाउंट लिखा हुआ है तो 500 रुपीज़ को आप जो हैं स्टॉक मानेंगे कि भैया स्टॉक कितने का था, 500 रुपये का। हमारे यहाँ जो सामान रखा था वो 500 रुपये का था, बाज़ार में बेचने के लिए हमने बेचा उसे 700 रुपये का रेट लिख के, तो उसके हमें 700 रुपये मिलेंगे।
ठीक है। तो 700, तो 200 का जब भी हमें एक प्रॉफिट अर्न होगा, ऐसी वाली इक्वेशंस में, ठीक है। ये अभी आगे आ जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट नंबर आता है रिसीव रेंट। रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। रिसीविंग का मतलब हुआ यहाँ पे कैश में है, कुछ नहीं और नहीं लिखा, तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा, ठीक। अब कैश रिसीव हुआ है तो डायरेक्टली इसका इफेक्ट जो है कैपिटल और कैश दोनों पे पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंस करोगे आप तब भी यही कंडीशन आएगी। फिर गुड्स परचेज आपने किए, फिर 1000 रुपीज़ के हैं। अब देखो यहाँ पे परचेज किए हैं और कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ क्रेडिट पे था, यहाँ कैश में है, ये क्रेडिट पे था, यहाँ कैश में है, राइट। नेक्स्ट नंबर विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल कौन है भैया? ये पर्सनल कौन है? पर्सनल है ऑनर। ऑनर जब भी ऑनर कुछ भी निकालेगा बिजनेस में से, क्योंकि उसी का बिजनेस है और वो पैसे उसी में से निकाल रहा है, बिजनेस में से ही निकाल रहा है, तो उसको पर्सनल यूज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, या ऑनर्स का नाम, ऑनर का डायरेक्ट नाम लिखा हुआ मिलेगा कि उसने विड्रॉ किया। अब क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका था पैसा, तो ऑनर की एंट्री करना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना तो ऑनर तो ऐसे ही पैसे निकालता रहे और फिर अकाउंटेंट से पूछता रहे कि भैया लाओ पैसे दो, कहाँ गए इतने सारे, इतना अमाउंट जो था वो कैसे विड्रॉ हो गया। अब अकाउंटेंट कहे कि साहब आपका बिजनेस है और आप ही पैसे निकाल रहे हो, तो इसके लिए उसकी एंट्री करना ज़रूरी है। अगर ऑनर भी विड्रॉ करेगा तो उसको एंट्री करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑनर ने विड्रॉ किया है तो आपको एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट नंबर क्रेडिटर को पेड कर दिया, पेड टू क्रेडिटर 400 रुपीज़। अगर क्रेडिटर हैं हमारे, उन्हें पैसे देने थे हमें, भैया पैसे देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर को पेड कर दिया, हमारा कैश कम हो गया होगा, है ना। सैलरीज दे दी आपने तब भी कैश कम हो गया होगा। अब देखिए एंट्री लिखते कैसे हैं, हमें पता चल गया कौन कौन चीज़ें आनी है। मीन्स एक तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश हो गया, एक चीज़ आ गई कैश। दूसरा आपने गुड्स परचेज किए तो हो गया स्टॉक, ठीक है। रेंट दिया है, रेंट का कोई अकाउंट वैसे नहीं होता है। अब यहाँ पे गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट पे सेल करने का मतलब है एक पर्सन से पैसे मिलने वाले हैं, है ना। क्रेडिट पे परचेस किए हैं, पैसे देने पड़ेंगे मतलब आपको, तो आपके क्रेडिटर्स बन गए, ये रहे क्रेडिटर्स, ठीक है। तो आप इस तरह से अकाउंट्स पहले से ही पूरा क्वेश्चन पढ़ के यहाँ एसेट्स के नीचे अपने अपने अकाउंट्स लिख लेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स मुझे इस क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। जैसे नंबर 1 पे आपने क्या यूज़ करना है, नंबर 1 में यूज़ करना है कैश, दूसरे नंबर पे यूज़ करना है फर्नीचर, तीसरे नंबर पे यूज़ करना है स्टॉक, और कोई एसेट इसमें है नहीं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में जाएंगे तो लाइबिलिटी साइड में क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में परचेस किया है तो क्रेडिटर्स बन गए, और कैपिटल कंपलसरी आनी ही आनी है, राइट। तो इस तरह से ये इक्वेशन का सेटअप बनता है। अब इसके बाद हम एंट्री करनी शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री में जब आपने किया क्या, 5000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है मनु ने, तो 5000 रुपीज़ कैश में आया, ठीक। बाकी फर्नीचर स्टॉक क्रेडिटर सब ज़ीरो और कैपिटल में आ गया, मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब सेम इक्वेशन को लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे इक्वेशन लिखकर या टोटल लिखकर जो से है फाइनल, ठीक है। इक्वेशन लिख दीजिए, वो सही वर्ड है वैसे, इक्वेशन लिखकर आप जो है इसी तरह से इसको नोट डाउन कर देंगे, राइट। फिर नेक्स्ट नंबर का इफेक्ट आएगा, बॉट फर्नीचर, कितने का ख़रीदा भैया फर्नीचर, 500 रुपये का। 500 रुपये का फर्नीचर ख़रीदने में कैश तो कम हो जाना चाहिए, मीन्स डिडक्ट होगा कैश में से, यहाँ पे हुआ ये 500 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट हो गए, ये हो गया डिडक्ट, ठीक। उसके बाद फर्नीचर आ गया बिजनेस में, मीन्स एसेट इंक्रीज हो गई, एक तरफ कैश कम हुआ और दूसरी तरफ एसेट इंक्रीज हो गई। अब देखो इसका असर कहीं आगे नहीं पड़ेगा क्योंकि ना तो लाइबिलिटी बनी, ना कैपिटल बनी, ना स्टॉक पे कोई अंतर आया, तो ये इतना का इतना ही पोर्शन यहीं पर बैलेंस हो गया, 500 ही घटे और 500 ही जुड़ गए। सिंपल सा मैथ है, 500 प्लस हुआ और 500 डिडक्ट हो गया, ठीक, इक्वल हो गई इक्वेशन। कैसे, क्योंकि 50,000 का कैश चल रहा है ऊपर से, 500 रुपीज़ आपने फर्नीचर में के लिए जो पैसे दिए थे वो माइनस करवा दिए, 49,500 हो गए,
और फर्नीचर में जो, क्योंकि फर्नीचर आ गया है 500 का, तो फर्नीचर में अकाउंट में एंट्री कर दी। बाकी 49,500 500 टोटल होके कैपिटल के बराबर हो गया, मीन्स इक्वेशन बैलेंस हो गई। इज इट डन? अब ऐसे ही आगे करते चले जाना है हर एंट्री पे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने परचेज किया गुड्स को 4,000 रुपीज़ का। अब गुड्स परचेज हो रहे हैं, पैसे तो दिए नहीं गए, लेकिन स्टॉक आ गया आपके पास। गुड्स मतलब स्टॉक आ गया ना, ये इसकी एंट्री, स्टॉक आ गया 4,000 रुपीज़ का। ठीक, पैसे नहीं दिए तो कैश में ज़ीरो, फर्नीचर भी नहीं आया है, क्रेडिटर बन गए। मगर क्रेडिटर क्यों बन गए? क्योंकि आपने पेड नहीं किया। और जब भी आप कुछ भी परचेस करेंगे क्रेडिट पर, तो वो पैसा क्रेडिटर के लिए नोट करके रखेंगे। और ये नोट करके रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 4,000 रुपीज़ आपको देने हैं इन फ्यूचर। ठीक है, आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए, और जिससे आपने परचेस किया है वो तो अपने पास रिकॉर्ड रखते ही हैं, राइट। तो जब भी परचेस क्रेडिट पे होगा तो आपने स्टॉक में एंट्री करनी है और उसका क्रेडिटर बना देना है, राइट। दोनों तरफ 4,000 4,000 की एंट्री हो गई, एसेट साइड में भी और लाइबिलिटी साइड में भी इक्वल हो गई इक्वेशन। इनके टोटल्स कर दीजिए नीचे, राइट। और हर इक्वेशन पे ये देखते चले जाइए कि हमारा टोटल इक्वल हो रहा है या नहीं। 4,500 500 50,000, फिर और 4,000 54,000 हो गया। इधर देखिए 50,000 4,000 मीन्स 54,000, दोनों का इक्वल हो गया। तब आप नेक्स्ट इक्वेशन में स्टेप करेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, अगर आप हर इक्वेशन को काउंट करते चले जाएं, कभी भी गलत नहीं होगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश में सेल किया है गुड्स को, कॉस्ट प्राइस उसका 500 रुपीज़ था, लेकिन सेल किया है 700 रुपीज़ में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कैश कितना आ गया? कैश आया हमारे पास 700 रुपीज़ का, क्योंकि 700 में सेल किया है। और स्टॉक कितने रुपए का स्टॉक गया है? 500 रुपीज़ का। ठीक, कैश आया 700 और स्टॉक गया 500 का, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ? 200 रुपीज़ का। 200 रुपीज़ कैपिटल में एंट्री कर दीजिए। जब भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने पे कैपिटल में प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट होने पे आप प्लस ही करोगे और लॉस होने पे माइनस ही कर दोगे, राइट। तो इस एंट्री को एक और फिर से देख लो। 700 रुपीज़ का था, आपने बेचा है, और 500 की आपके पास क्या था? कॉस्टिंग थी। उसकी कॉस्ट में से स्टॉक कितने का गया? 500 रुपये का। पैसे कितने मिले? 700 रुपया। यहाँ पर बैलेंस इस एसेट साइड का कितना बैठ रहा है? 700 प्लस होना और 500 का माइनस होना, 200 रुपीज़। ठीक है, एसेट साइड 200 रुपीज़ को इंक्रीज करवा रही है, ठीक। तो आप कैपिटल में भी 200 रुपीज़ एंटर हो गए हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। टोटल करके देख लीजिए। रेंट रिसीव हुआ है। जब भी कुछ भी रिसीव होगा तो कैश और कैपिटल दोनों पे असर पड़ेगा। कैश और कैपिटल मीन्स किसी भी रिसीविंग का या किसी भी पेमेंट का, दोनों बातों का लिख लेना इसे। किसी भी रिसीविंग का, कुछ भी आप रिसीव करोगे या कुछ भी आप पे करोगे, पे मीन्स अमाउंट दोगे, आप रेंट दोगे, सैलरी दोगे, कमीशन दे दोगे, या कोई और एक्सपेंसेस के नाम पे अगर आप कैश दे रहे हैं, तो जितना कैश माइनस होगा उतना ही कैपिटल भी माइनस होगी, ठीक है। उसके एवज में आपके पास स्टॉक आ रहा है कोई, तो अलग बात है, क्रेडिटर बन रहे हैं तो अलग बात है, वो अलग बातें हैं। लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस के मैटर में आप क्या करेंगे? कैश और कैपिटल को ही इन्वॉल्व करेंगे। अगर देखो यहाँ पे मैं दोनों एंट्री एक साथ दिखा देता हूँ। सैलरी पेड करी है ना नीचे वाले में, देखो एंड रेंट रिसीव हुआ 200 रुपीज़ कैश में प्लस हुए और 200 रुपीज़ कैपिटल में प्लस हुए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सैलरी पेड हुई 200 रुपीज़ कैश में से माइनस हुआ, 200 रुपीज़ ही कहाँ से माइनस हुए? कैपिटल में से। दोनों जगह हो गई बराबर बात। आपको रिसीव हुआ तो कैश और कैपिटल, आपने पेड किया तो भी कैश और कैपिटल। इज इट डन? अब यहाँ पे फिर परचेस किया है गुड्स कैश में, तो भैया कैश में से परचेस किया तो कैश में से पैसा माइनस कर दो,
जब पैसे गए हैं तो माइनस करने पड़ेंगे। और स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज होने पे क्या होगा, ये 1000 का स्टॉक इंक्रीज होगा, नीचे 4500 का हो जाएगा। अब फिर ऐड करके देख लो, दोनों तरफ के बराबर आना चाहिए। ऑनर ने विड्रॉ कर लिया, ऑनर ने विड्रॉ किया तो कैश में से ही तो करा होगा, 700 माइनस, और इसकी कैपिटल भी कम कर दो भैया, 700 रुपये तुमने निकाल लिए, अब हम तुम्हें नहीं देंगे ये 700 रुपये, चले जा चुके हैं ये, आपकी कैपिटल कम हो गई है 30 रुपये की, राइट। अब उसके बाद क्रेडिटर्स को पेड करने की बात आती है। आपके क्रेडिटर बने थे, आपके क्रेडिटर बने थे ना, कहाँ पे बने थे क्रेडिटर, ये रहा क्रेडिटर, क्रेडिटर बने थे 4000 रुपीज़ के। अब आप उन्हें पेड कर रहे हो, यहाँ पे 8th एंट्री में पेड टू क्रेडिटर 400 रुपीज़, पेड करो, कैश में से ही तो दोगे पैसा, माइनस कर दिया कैश, और क्रेडिटर ये बन गया माइनस, क्रेडिटर माइनस हो गए। इज इट ओके? फिर से देख लो इस वाली एंट्री को एक और बार। आपने क्रेडिटर को पेड किया है 400 रुपीज़, यहाँ कैश में से माइनस हो रहे हैं, और 400 रुपीज़ के ही क्रेडिटर का जो बैलेंस 4000 का चल रहा था उसमें से वो माइनस हो रहे हैं। डन। तो ये दोनों माइनस हो गए, मीन्स 4000 इधर से माइनस हो गया एसेट साइड में से, 4000 क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में से माइनस हो गया। डन। सैलरी पेड हुई थी, अभी इक्वेशन हुई थी अभी आपके सामने ही, सैलरी पेड हुई तो 200 रुपीज़ यहाँ से माइनस हुआ एसेट साइड में से, और 200 ही कैपिटल में से माइनस करवा दिया गया था। इज इट डन? इस तरह से आपको पूरा इक्वेशन बनाना है, पूरा क्वेश्चन सेटअप करना है। फिर फाइनल इक्वेशन करेंगे, आप यहाँ टोटल करेंगे लास्ट में फाइनल इक्वेशन का, ये टोटल कैश का आ जाएगा, उसके बाद फर्नीचर कितने का बचा था, फिर स्टॉक कितने का बचा था, और उसके बाद क्रेडिटर्स 3600 रुपीज़ के बचे हैं, और कैपिटल हमारी 49। अब भी इस फाइनल इक्वेशन में भी एसेट साइड का अलग से टोटल करना है, और मतलब ये जो एसेट साइड इतनी अलग है, ये ऐसे अलग है, और ये अलग है, ये अलग है, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड का टोटल इन तीनों डिजिट्स का अलग होगा, और लाइबिलिटी साइड का टोटल अलग करेंगे आप। मीन्स दोनों को देखेंगे तब पता चल जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इज इट डन? नेक्स्ट नंबर। अब इसके इफ़ेक्ट्स को एक और बार समझने के लिए आगे मैंने जो है वो कुछ स्लाइड्स बनाया हुआ है, उसको आप ध्यान से एक एक एंट्री करके पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, एक एक एंट्री करने में, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाया है, वो तो मैंने पूरा क्वेश्चन दिखा दिया आपको कि ऐसे सेटअप होना है। ठीक, अब एक एंट्री जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 20,000 रुपीज़, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा, अभी आपने देखा था कहाँ कहाँ होगा, कैश में होगा और कैपिटल में होगा। ठीक, अब इसको इन अलग अलग इक्वेशंस को यहाँ रखने का मतलब यही है कि आप मुझसे पहले पहले बोलें, है ना। मीन्स राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश का इफेक्ट कहाँ होगा, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 20,000 रुपीज़ की एंट्री कौन कौन सी दो जगह पर होगी, कौन कौन से अकाउंट्स इससे इफेक्टिव होंगे, कौन कौन से, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। मीन्स ओनली कैश and capital will be affected, and if the business will be started with cash and bank also, so both will be placed in asset side। means कहने का मतलब क्या है, अगर ये बैंक से भी होता तो आप क्या करते हैं, कैश प्लस बैंक लिख लेते हैं, राइट। मान लो कि जैसे 5000 रुपीज़ कैश में से दिए हैं भाई, और बैंक में 7000 रुपीज़ दिए हैं, डाल दिए हैं, और इससे हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपकी कैपिटल कितनी बन जाती है, कैपिटल बन जाती है कितनी, 12,000 रुपीज़। इस तरह से होगा क्वेश्चन फिर। ठीक है, ऐसे को एंट्री भी आ सकती है आपके सामने। नेक्स्ट नंबर, परचेस फर्नीचर कैश में 1000 रुपीज़ का, उसी एंट्री पर ग्रीन कर दिया है, देखो ध्यान से देख लेना इसको अच्छे से, आप नोट भी कर सकते हैं। ये रहा, आपने फर्नीचर परचेस किया है 1000 रुपीज़ का, तो कहाँ एंट्री हुई है, कैश में और फर्नीचर में, फर्नीचर और कैश में एंट्री होगी बस। ठीक, ये साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। डन।
राम ने परचेस किया है, राम परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में लिया है। उधार में लेने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास फर्नीचर तो आ गया, ये रहा 1000 रुपीज़ का, ठीक, और उसके साथ साथ आपके क्रेडिटर्स भी बन गए हैं, फर्नीचर भी है और क्रेडिटर भी बन गए, इक्वेशन बैलेंस हो गई, टोटल हो गया इक्वेशन का, राइट। राम परचेस किया, राम ने फर्नीचर इन कैश, ठीक है, वो यहाँ पे स्टॉक परचेस किया, गुड्स एंड स्टॉक, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया था इसलिए, जिससे कि आपको याद हो जाए कि गुड्स और स्टॉक को ही कहते हैं, ठीक। 3000 का परचेस किया है, तो 19,000 का हमारे पास बैलेंस चल रहा है, 3000 का आपने कैश परचेस करा, यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो गया, आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो गई, 3000 डिडक्ट हुआ, 3000 ही स्टॉक में ऐड हो गया, ठीक है। यू कैन यूज़ द ब्रैकेट्स टू फॉर द माइनस मार्क्स, मीन्स फॉर माइनस और डिडक्टिंग, माइनस का मार्क नहीं लगा के आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ये एक भी और एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है राम सोल्ड गुड्स इन कैश 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में राम ने गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल किया तो भैया पैसा आएगा जेब में, कैश में 1000 प्लस हो गया, और स्टॉक सेल किया गया है तो यहाँ पर माइनस हो गया है, ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस का मार्क लगेगा नहीं लगेगा डजेंट मैटर, लेकिन ब्रैकेट अगर लगा है तो इट विल बी कॉल्ड अ डिडक्टेड अमाउंट, मीन्स उसे माइनस अमाउंट ही बोला जाता है, राइट। तो 1000 कैश में से कम हुआ, 17,000 का कैश रह गया, 3000 का स्टॉक था, 1000 कम हुआ, 2000 का रह गया, राइट। इधर कोई इफेक्ट फिलहाल नहीं पड़ने वाला, राइट। नेक्स्ट, ये सभी वही एंट्रीज हैं, इसको सेपरेट कर दिया है जिससे आपको और अच्छे से आप एक एक एंट्री को अपनी नोटबुक पे नोट कर लें कि किसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है ना। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ एंड मोहन फॉर 700 रुपीज़, 500 रुपीज़ की कॉस्टिंग का गुड्स था, 700 रुपीज़ का बेच दिया है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे ही बेचा है। देखो एक और बात यहाँ पे आती है हमारे अकाउंटेंसी में कि या तो ऑन क्रेडिट मिल जाए या फिर अगर किसी का नेम, उसका नेम लिखा हुआ होगा तो वो एंट्री जो है वो क्रेडिट में उधार में मानी जाती है। अगर ऑन क्रेडिट में नहीं लिखा होता और सिर्फ ये लिखा होता कि गुड्स सोल्ड टू मोहन, तब भी वो क्रेडिट एंट्री मानी जाती, उधार की एंट्री मानी जाती, ठीक है। अगर ऑन कैश नहीं इन कैश लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कैश में एंट्री हुई, कैश की एंट्री थी तो कैश में हुई, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आप उसे क्रेडिट ही मानेंगे अगर कैश का नाम नहीं आया है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये क्रेडिट में एंट्री है तो कैश में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, देखो ब्लू कलर का 0, राइट। स्टॉक सेल हुआ है तो सेल होने में माइनस कितने का होगा, 500 रुपीज़ का होगा, ठीक है। अब हमें पैसे कितने मिलने हैं, 700 रुपीज़ मिलने हैं, वो हमारे डेटर्स बन गए, पिछली बार क्रेडिटर्स बने थे, इस बार डेटर्स बन गए हैं, सेल हो रहा है क्योंकि पैसा मिलना है हमें 700 रुपीज़। अब इसमें फ़ायदा कितने का हुआ, 200 रुपीज़ का, वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा भैया, बैलेंस तो करनी है ना, 700 ऐड हुए, 500 माइनस हो गए, तो 200 रुपीज़ बच रहे हैं इस साइड में, 200 रुपीज़ वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सीधे कैपिटल में जाके। इज इट डन। अब इक्वेशन चेक कर लीजिए, इक्वल हो जाएगी, राइट। यहाँ पे लिख भी दिया है, अब नोट कर लेना इसको भी, स्टॉक डिक्रीज्ड ऑन क्रेडिट सो डेटर्स फॉर्म्ड एंड बैलेंस एडेड इन कैपिटल। बैलेंस इन एडेड कैपिटल मीन्स बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो दैट विल बी एंटर्ड इन कैपिटल साइड, राइट। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका एंट्री को नोट कर लीजिए और इसको आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। यहीं पे पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट में आपने देखा होगा जैसे फॉर्मेट बना हुआ था, ठीक है, कैसे ट्रांजैक्शन लिखना था, उसमें ट्रांजैक्शंस लिखने थे, फिर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और एसेट्स कौन कौन सी हैं उनको अलग अलग फॉर्म्स में लिख लेना, ठीक है, इसको लिखना और सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। और इसके लिए एक यहाँ पे सॉल्यूशन है,
जब आप क्वेश्चन कर लें तब उसके बाद इसको देखें, या पहले ही दोनों को नोट कर लें अपनी नोटबुक पे, दोनों साइड में नोट करना। एक साइड में पहले मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को नोट करना, और राइट हैंड साइड में इसको लैंडस्केप वे में बनाना, ठीक है। मीन्स पोर्ट्रेट में नहीं बनाना। जितना पेपर होता है ना, जैसे आपकी नोटबुक का ऐसे रजिस्टर जो होता है, अकाउंटेंसी के लिए बड़ा रजिस्टर यूज़ करना जरा, A4 साइज़ के बड़े रजिस्टर आते हैं, तो ये पोर्ट्रेट शेप होता है, ये पोर्ट्रेट शेप में नहीं आ पाएगा, ठीक। आप लैंडस्केप में यूज़ करेंगे इसको, ऐसे, ये लैंडस्केप होता है, ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो मैं इसको बना के बता देता हूँ आपको। ये ऐसे है, ऐसे लाइन ड्रॉ किया, यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आएंगे, ठीक है। ऊपर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। और जितनी भी एसेट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 मीन्स वर्टिकल लाइंस आप उनके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वल्स टू, और उस यहाँ पे लास्ट में आके लायबिलिटी और कैपिटल के लिए कॉलम चलता रहेगा। पहला कॉलम कैश, स्टॉक और कोई और मशीनरी है, स्टॉक फर्नीचर है या डेटर्स बनने हैं, वो यहाँ पे एक और कॉलम इंक्रीज कर देंगे। पहले से ही काउंट कर लेना, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने आपको बनाकर दे दिया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ठीक है आपके लिए, ठीक, ये क्वेश्चन है और इसके बाद इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। 120,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और ये उसका सॉल्यूशन है पूरा। इन दोनों को आप एग्जाम्पल को करके देखिए, ठीक है। एक एक एंट्री को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। अब ये लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज़ में इस क्वेश्चन को दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है और फिर सेंड करना है, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना तो इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर मेरे को सेंड करें कि आंसर्स आपके क्या रहे, मीन्स इक्वेशन बैलेंस रही या नहीं रही। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अजय ने स्टार्ट किया है बिजनेस 10,000 रुपीज़ से, परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000 रुपीज़, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1,000 रुपीज़, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 2,500 फॉर 3,000 रुपीज़, and purchase furniture for 2,000 rupees, wages paid 500, withdrawal cash for private use 1,000 rupees. So this is the way of a question. Okay, I hope you got it, the counting equation well. और इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस में, अगर आपको समझ में आया है तो आगे और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे, गुड लक।